Good morning, sir. Good morning. Good morning. दो मिनट में बस स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. Sorry. So good morning everyone. स्टार्ट करता हूं मैं आज का सेशन. ठीक है. Yes, sir. चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को देखा था और समझा था, है ना. आज जो है इस चीज को एक बार ग्राफ के हेल्प से समझ लेते हैं. तो इसमें जो ग्राफ बनता है, अरे यार कुछ इस तरीके से है. यहां पर मैं ले लेता हूं अपना कॉस्ट, यहां पर मैं ले लेता हूं क्वांटिटी. अब अगर मैं इस कॉस्ट और क्वांटिटी के ग्राफ पे, कॉस्ट और क्वांटिटी के प्लेन पे अगर फिक्स कॉस्ट की लाइन खींचूंगा तो फिक्स कॉस्ट की लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से मेरे को मिलेगी. दिस इज द फिक्स कॉस्ट. क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये खर्चा मेरे को झक मार के करना ही पड़ेगा. क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स है. जो रेंट है, जो ईएमआई है, स्टाफ की सैलरी है, ये फिक्स है.
इसके बाद अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की लाइन देखूंगा तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी, जो कि क्वांटिटी के साथ साथ वेरी करेगी। हमने कल वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन देखा था, इट वाज स्मॉल v इनटू क्यू, 4 रुपए 20 पैसा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कप ऑफ चाय। तो जितनी ज्यादा चाय बेचते जाऊंगा क्यू बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, 4 रुपए 20 पैसा कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे वो नंबर ऑफ कप चाय के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे वैसे जो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल वो बढ़ रहा है। फिर मैंने देख रखा था कि जो टोटल खर्चा होता है, जो टोटल कॉस्ट होता है, इट इज बेसिकली द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं इस प्लेन पे टोटल कॉस्ट का कर्व बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसके बाद मैंने कल देखा था कि रेवेन्यू नाम की एक चीज होती है, टोटल मेरा सेल्स, टोटल मेरा कलेक्शन, और रेवेन्यू होता था स्मॉल s इंटू क्यू। पर यूनिट रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये कांस्टेंट है, 10 रुपए 1 कप चाय का दाम है, ये कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कप चाय बढ़ती चली जाएगी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू जो है वो क्वांटिटी डिपेंडेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू का कर्व बनाऊंगा तो ये भी कुछ वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही बनेगा। जब एक भी कप चाय नहीं बिकी थी, क्वांटिटी जीरो था तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो था। जब एक भी कप चाय नहीं बिकी है तो रेवेन्यू भी जीरो होगा, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल गो समथिंग लाइक दिस। क्या सही बनाया है क्या मैंने? क्या सही बनाया है क्या मैंने? बोलो ना यार, तुम लोग बोलते नहीं हो भाई, तुम लोगों तो को बोला जा सकता है, बोलो बोलो बोलो। क्या मैंने रेवेन्यू का कर्व सही बनाया है क्या? क्या हो गया भाई, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है? मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? हेलो हेलो, अरे हेलो, Yes, sir. Hello. आवाज आ रही है? Yes, sir. क्या बीच में चली गई थी क्या? Yes, sir. मैं जो बोल रहा था वो भी सुनाई नहीं दे रहा था? सर अभी तो नहीं दे रहा था अच्छा, कहाँ पे लास्ट सुनाई दिया है? सर, ये वेरिएबल कॉस्ट वाला। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट वाला लास्ट सुनाई दिया है, चलो ठीक है, मैं उसके आगे प्रोसीड करता हूँ। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है ये क्वांटिटी डिपेंडेंट है। अगर मेरी आवाज कहीं पे ना आ रही हो ना तो भाई तुरंत जो है वो किया करो, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज मारा करो, सर आवाज नहीं आ रही है। यस सर। ओके, तो मैं कह रहा था कि जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें जो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये कांस्टेंट है ना, 4 रुपए 20 पैसा जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कप चाय बेचते जाऊंगा आई विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विद क्यू, जिस वजह से मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सुनते चलिएगा मेरी बात को। यस सर। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है मतलब क्या, जब एक भी कप चाय नहीं बिकी थी तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो था, और 4 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बढ़ते चला जा रहा है। टोटल कॉस्ट जो है वी नो दैट इट इज अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की कर्व मैंने कुछ इस तरीके से बना दी। इनिशियली स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट तो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे चाय की कप बिक रही है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। स्लोप भी सेम है, इसका और इसका स्लोप भी सेम किया है मैंने।
इसके बाद मैंने एक चीज पढ़ी थी कल, रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्यू। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है, 10 रुपए एक कप चाय की कीमत है, ये कांस्टेंट है। इसको क्यू से मल्टीप्लाई करते चला जाऊंगा, जैसे जैसे क्वांटिटी बेस चला जाऊंगा वैसे वैसे कलेक्शन या मेरा रेवेन्यू या मेरा सेल्स बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने रेवेन्यू का कर्व बनाया है, रेवेन्यू का लाइन खींचा है। मेरा क्वेश्चन है कि या तो ये रेवेन्यू का लाइन मैंने सही बनाया है या गलत बनाया है। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? गलत लग रहा है सर। वेरी गुड, इट इज रॉन्ग। गलत है सर, क्योंकि वहाँ गलत बनाया है। देखो गलत इसलिए बनाया है, गलत इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे भाइयों रेवेन्यू जो है उसका जो कांस्टेंट टर्म है, सेलिंग प्राइस है, वो 10 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट का सेलिंग प्राइस 4 रुपए 20 पैसा है। अगर मेरा रेवेन्यू का कर्व, रेवेन्यू का स्लोप इसके नीचे बनता ना, तब तो ये होता ना कि मैं 4 रुपए 20 पैसे में प्रोड्यूस कर रहा हूं लेकिन बेच तो उससे सस्ते में दे रहा हूं। अगर रेवेन्यू का स्लोप वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप से कम हो गया तो इसका मतलब है कि मैं चाय को 4 रुपए 20 पैसे में बनाकर उससे कम दाम में बेच रहा हूं, मतलब नुकसान झेल रहा हूं। यस सर। क्या रेवेन्यू का स्लोप वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप के बराबर हो सकता है क्या? क्या रेवेन्यू का स्लोप वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप के बराबर हो सकता है क्या? नहीं सर, सेलिंग प्राइस तो ऊपर है ना। अरे यार, सेलिंग प्राइस मेरे को बराबर हमेशा होगा। वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर बराबर रख दिया तब भी नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? अबे बराबर रख दोगे ना, 4 रुपए 20 पैसा अगर बराबर रख दोगे तो भी जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है वो तो बेयर करना पड़ेगा। हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर नुकसान होता रहेगा। यस सर। नुकसान न हो इसलिए रेवेन्यू का स्लोप वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप से ज्यादा होना चाहिए मेरे भाइयों। Yes So sir. this is the slope or line Yes, sir. of revenue. For profit, if let's say this is theta 1 and this is theta 2, then for profit, theta 2 shall be greater than theta 1. I hope you are getting my point. यस सर। यस अब ये जो रेवेन्यू की लाइन मैंने खींची है, ये मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन पे कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रही है। इट इज इंटरसेक्टिंग समवेयर विद द टोटल कॉस्ट and let me just get this line and सुन लो मेरी बात, सुन लो और थोड़ा सा समझ लो। रेवेन्यू जहां पे टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट पे प्रॉफिट कितना होता है? मैक्सिमम। अबे यार, किस दुनिया में हो बे, किस दुनिया में हो भाई, कहाँ हो? क्यों? कहाँ हो बंधु? सर लॉस नहीं होता सर। सर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा सर, ब्रेक इवन सर पॉइंट लॉस आ नहीं जाएगा। होता, ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या हो गया भाई? पूरा बनाया, पूरी मेहनत करवा हो गई। एक सेकंड, चलो। तो यार जहां पर मेरा टोटल आने वाला पैसा मेरे द्वारा खर्च किए गए पैसे के बराबर हो जाए, सर ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए, कहने का मतलब है कि प्रॉफिट या लॉस जीरो हो जाए। यस सर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन। हिसाब किताब बराबर, फिटूस, ब्रेक इवन। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला है, दिस पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी मिली है,
ब्रेक इवन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी मिली है इसको कहूंगा ब्रेक इवन क्वांटिटी, और यहाँ पे जो कॉस्ट मिला है इसको कहूंगा ब्रेक इवन रेवेन्यू या ब्रेक इवन सेल्स। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, तो मैंने कल चेक किया था 587 कप चाय जो थी मेरी ब्रेक इवन क्वांटिटी थी। इतना चाय तो बेचना ही बेचना था ताकि मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाए, नुकसान ना हो भले ही फायदा ना हो। और 587 कप के करस्पॉन्डिंग जितना पैसा आया था 10 रुपए के हिसाब से 5,770 रुपए, ये था मेरा ब्रेक इवन रेवेन्यू या मेरा ब्रेक इवन सेल्स। जिस दिन इतना पैसा आ जाएगा उस दिन ठंडी सांस ले लूंगा कि हाँ भैया अब जो है नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है, अभी नुकसान तो नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस ग्राफ को बना लो, जल्दी से इस ग्राफ को बना लो, कॉपी में अपनी अपनी नोट कर लो, इसके बाद तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब बना लो तो बोल देना सब बना लिया है। बना लिया सर। ओके, बन गया सर। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। जहां पर लास्ट की क्लास में आपको छोड़ा था ग्राफ बनाने के बाद, वहां पर एक नई हेडिंग डालेंगे। एक दो टर्म और बचे हैं, इनको लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस में पूछता रहता है, सो आई एम डिस्कसिंग दिस टेक्निकल टर्म्स। लिखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन, राइट नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखिएगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between, it is the difference between total sales, it is the difference between total sales and total variable cost. It is the difference between total sales and total variable cost. टोटल सेल्स का मतलब क्या है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टोटल सेल्स? बोलो, टोटल सेल्स का क्या मतलब है? हेलो, कहाँ चले गए सर कितनी बिकी सर टोटल? देखो सेल हुई है। ये गलती ना करना, सुनो, टोटल सेल्स का मतलब है रेवेन्यू। कल देखना कॉपी पलट के देखो, लिखाया है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी सोल्ड जो होता है वो होता है 587 कप चाय या 1500 कप चाय, 3000 कप चाय। टोटल सेल्स का मतलब है रेवेन्यू, कितना टोटल सेल्स हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी। याद रखिएगा ये जो सेल्स वर्ड है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं आपसे पूछूंगा कितनी की सेल हुई, आप कहेंगे सर 50,000 की सेल हो गई। मेरे से ये नहीं कहेंगे कि सर 500 कप चाय बेच दी या 500 यूनिट की सेल हो गई। द वर्ड सेल्स विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन मनी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है ना? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। इसी के लिखिएगा मैथमेटिकली समझते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है।
पहले लिख लेते हैं। मैथमेटिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू revenue minus variable cost, that is S into Q minus V into Q, or Q multiply by S minus V. This is the relation of contribution margin. कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड इन ब्रेक इवन एनालिसिस। Margin of safety is used in break-even analysis. Margin of safety is used in break-even analysis to indicate the amount of sales, that are above the break-even point, that are above the break-even point. ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ सेल्स लिखा है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड इन ब्रेक इवन एनालिसिस टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू actual sales minus break even sale. Actual sale minus break even sale. Actual sale minus break even sale. मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जनरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है जनरली परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्म पे लिखा हुआ होता है। सो परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू actual sales minus break even sales divided by actual sales into 100, that is percentage margin of safety. Just pen down, सब चीज लिख लो, इसके बाद इसको भटाक से समझाता हूँ, भटाक से। हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा, लास्ट है ये, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। P by V ratio, P by V ratio is equal to contribution upon sales, which is equal to revenue minus variable cost by revenue, revenue minus variable cost by revenue,
Note down this. Note down this. Note down this. Note down this. कर लिया क्या नोट सभी ने? हो गया सर। अच्छा सुनो, एक एक करके फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो पैसा होता है जो आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है। आई अगेन रिपीट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो पैसा होता है जो आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है। बात समझिएगा मेरी। देखिए, ये आपका रेवेन्यू है, ये 10 रुपए के रेट से बढ़ रहा है, और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये 4 रुपए 20 पैसे की रेट से बढ़ रही है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपका प्रॉफिट जीरो है, जहां पे आपका प्रॉफिट जीरो है। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट के पहले की बात करता हूं, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट से कहीं पहले की बात करता हूं, ये वो क्वांटिटी थी जहां पे प्रॉफिट जीरो हुआ है, जीरो प्रॉफिट। अगर मैं इसके कहीं पहले की बात करता हूं तो इस समय तक तो मेरा रेवेन्यू जो था ये तो मेरे टोटल कॉस्ट से कम था, मेरा प्रॉफिट तो नेगेटिव में था। प्रॉफिट नेगेटिव में होने का मतलब है कि मैं लॉस में था। तो मैं यहां से जब चला तो पहले मेरा प्रॉफिट नेगेटिव यानी कि लॉस 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 लॉस, इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा प्रॉफिट जीरो, और ये वो पॉइंट है जिसके बाद ही जाके मेरा प्रॉफिट जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि मैं कुछ ना कुछ पैसा कमाऊंगा। Yes, sir. Yes, sir. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि भैया जो मेरा प्रॉफिट है वो गड्ढे से निकल के पहले धरती पे आया है, और धरती पे आने के बाद फिर आसमान पे आएगा। गड्ढे से निकला है, धरती पे आएगा, धरती के बाद आसमान पे जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स, जब से मैंने पहला कप चाय बेचना चालू किया तब से मेरा प्रॉफिट जो है ये चढ़ान ही चढ़ रहा है, ऊपर ही जा रहा है। भले ही गड्ढे से है, धरती पे आ रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है। अभिषेक माइक ऑफ कर लो, सुनते चलिएगा। मैं अगर एक कप चाय बेचता हूं, 10 रुपए मेरे पास मेरे दुकान के ड्रॉर में आ जाता है, गल्ले में आ जाता है, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए कि इस 10 रुपए में से 4 रुपए 20 पैसा तो 4 रुपए 20 पैसा तो मेरा खुद का खर्चा हो चुका है। कुल मिला के ये समझने वाली बात है कि 4 रुपए 20 पैसे का जो माल है, 4 रुपए 20 पैसे का जो माल है, इसको मैंने 10 रुपए में बेचा है। 5 रुपए 80 पैसा जो है, इससे एक कप चाय के पीछे का मेरा मार्जिन है। मार्जिन, सुनो सुनो, यही समझाया हूं, मार्जिन। अब ये जो 5 रुपए 80 पैसा है, यही तो इस प्रॉफिट को माइनस से पहले जीरो और जीरो के बाद पॉजिटिव की ओर ले जा रहा है। स्टार्टिंग में प्रॉफिट माइनस इसलिए है क्योंकि जब तक फिक्स कॉस्ट का खर्चा नहीं निकल जाता तब तक एक्चुअली में ये जो प्रॉफिट है इसमें से कुछ भी आपका नहीं है। तो हालांकि 5 रुपए 80 पैसा आपको मार्जिन आ रहा है, एक कप चाय बेचा तो खुश हो गए, 5 रुपए 80 पैसा मेरा। लेकिन मेरे भैया 5 रुपए 80 पैसा तब जाके आपका होगा जब आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। इसके आगे बढ़ोगे तो वो 5 रुपए 80 पैसा पूरा आपका हो जाएगा। So that 5 रुपए 80 पैसा, my friends, is called as the contribution margin. It is the difference between the total sales and the total variable cost. जितने का टोटल कलेक्शन आया, जितने की टोटल चाय बिकी, उसमें से चाय के रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल दो, जो रिमेनिंग पैसा है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। यही पैसा आपके प्रॉफिट में योगदान दे रहा है, प्लस आपका प्रॉफिट में योगदान जो है, याद रखिएगा, माइनस से चालू होकर जीरो पे आएगा। माइनस से जीरो पे क्यों आएगा? क्योंकि जो फिक्स खर्चा है बिजनेस का, पहले वो इसी प्रॉफिट से निकलेगा।
समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया चाय की दुकान वाले ने 1 कप चाय बेचा, महीने की शुरुआत हुई, उसने 1 कप चाय बेच दिया, 10 रुपए आ गए, क्या ये 10 रुपए उसके हैं क्या? नहीं है। 4 रुपए 20 पैसा तो इसमें रॉ मटेरियल का है। मैं पूछूंगा क्या ये 5 रुपए 80 पैसा उसका है क्या? आप कहेंगे सर ये भी नहीं है, क्योंकि ये 5 रुपए 80 पैसा जुड़ जुड़ के जब तक फिक्स कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक तो भाई साहब ब्रेक इवन ही नहीं कर पाए हैं। अगर मैं कल वाला एग्जांपल ले लूं जहां पे 3400 रुपए मेरा फिक्स कॉस्ट था, 4 रुपए 20 पैसा 1 कप चाय के पीछे की कॉस्टिंग थी, और 10 रुपए 1 कप चाय के पीछे का सेलिंग प्राइस था। सुनते चलो। तो अगर ये चाय वाला 1 कप चाय बेचता है, तो उस केस में 3400 बराबर हो जाएगा 5.8 प्लस लॉस। सुनते चलिएगा, 3400 बराबर हो जाएगा 5.8 प्लस लॉस। -5.8 समथिंग 3394.2। अगर 1 कप चाय बेचोगे तो इतना रुपए नुकसान में रहोगे, ये मतलब है। ठीक है, लेट मी प्रोसीड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी टेक्निकल टर्म है, स्टैटिस्टिकल टर्म है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी शब्द का इस्तेमाल कंपनियां, बिजनेस ओनर्स इसलिए करते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि भैया बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो चुका है। बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो चुका है, इस चीज को चेक करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस है। सेल हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए चाय वाले को 5,870 रुपए की चाय बेचनी थी ताकि ब्रेक इवन सेल हो जाए, इतना पैसा तो उसको चाहिए ताकि भैया खर्चे निकल जाएं। मान लो कि उसने 25,000 रुपए की सेल कर ली, 25,000 रुपए की सेल कर ली, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? ये मेरा बॉर्डर लाइन था, जब तक इस पे नहीं आया तब तक तो रिस्क था लॉस होने का, लेकिन जैसे ही यहां पहुंच गया तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। तो 25,000 की अगर सेल कर ली, मतलब मान लो 25,870 की सेल कर ली, तो भैया मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन सेल से 20,000 रुपए आगे निकल गया, 20,000 आगे निकल गया। दिस 20,000 इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं इस सेफ लिमिट से 20,000 रुपए ऊपर आ चुका हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जनरली परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी के टर्म्स में बताते हैं। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल बाई एक्चुअल सेल। 20,000 रुपए का आपका डिफरेंस आ चुका है, 25,870 की एक्चुअल सेल हुई है। इसका जो परसेंटेज अमाउंट होगा, उसके टर्म्स में इसको बता दूंगा। मान लो कि इसका परसेंटेज आ गया 80%, तो इसका मतलब क्या है बे? इसका मतलब है कि आप 80% सेफ हैं। अगर 100% सेफ है तो मतलब आप तो अपने ब्रेक इवन से डबल। I hope each and every one of you is getting my point. Yes, sir. Margin is nothing but a statistical term to represent profit. आगे बढ़ता हूं, अगला टर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्लाई क्या करेगा?
हेलो, हाँ हाँ बोलो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्लाई क्या करेगा? मतलब हमने मान लिया कि हमारा खर्चा है 3,000 रुपए, मतलब 3,000 रुपए हमें मंथली निकालना है। अब अगर हमने 6,000 की सेल की तो हम 3,000 फिर से भी ऊपर है, 100% तो वैसे ही ऊपर हो गए। नहीं 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 नहीं। मेरा खर्चा 3,000 है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरा फिक्स खर्चा 3,000 हो सकता है, लेकिन जैसे चाय बेचते जाऊंगा वैसे वैसे 4 रुपए 20 पैसे का खर्चा और हो रहा है ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट में भी वेरिएशन है, मतलब हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको नहीं मिला नहीं के। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएशन है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो फिक्स खर्चा था वो तो मात्र 3,400 रुपए था। ध्यान देना, मेरा फिक्स खर्चा 3,400 रुपए था, लेकिन जो मेरा एक्चुअल खर्चा था ब्रेक इवन पॉइंट पे वो 5,870 रुपए था। समझ में आया क्या? हेलो हेलो अभिषेक। अरे यार, हाँ सर, आ गया सर, आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ कह रहा हूँ 3,400 रुपए फिक्स खर्चा था, लेकिन मेरा ब्रेक इवन खर्चा जो था 5,870 था, क्योंकि जैसे जैसे मैं उस फिक्स खर्चे को प्राप्त करने के लिए चाय बेच रहा हूँ, हर बार 420 रुपए 4 रुपए 20 पैसा और खर्च हो जा रहा है। समझना मेरी बात को। और देखो यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन के टर्म्स में नहीं बताया है। मेरा ब्रेक इवन सेल 5,870 हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5,870 नहीं रखा है, एक्चुअल सेल रखा है, 25,870 रखा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब परसेंटेज के टर्म्स बताते हैं तो डिनोमिनेटर में एक्चुअल सेल्स रखते हैं। समझ रहे हो ना? ताकि भैया ये परसेंटेज वैल्यू हमेशा 100 के नीचे ही रहे। अदरवाइज पता चला आपने तो 1 लाख की सेल कर दी, 5,000 ब्रेक इवन था, तुम तो 500-600% प्रॉफिट निकाल चुके हो। मैं प्रॉफिट नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि हाउ वेल आई एम डूइंग द बिजनेस, व्हाट आर माय सेफ्टी लिमिट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। प्रॉफिट बताना होता तो मैं 500-600% प्रॉफिट की बात करता। अबे 10 गुना प्रॉफिट हो गया, 1,100% मैंने बना दिए। But I am not telling you the profit here. I am just telling you how safe you are in terms of your losses. ठीक है? चलिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है बे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन मैंने देखा रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स मतलब रेवेन्यू, ये आ गया सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सब पर यूनिट में है, यहाँ पे पर यूनिट में है। सुनने का मतलब सुनो, सुनो काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। 1 कप चाय का सेलिंग प्राइस था 10 रुपए, 1 कप चाय का वेरिएबल कॉस्ट था 4 रुपए 20 पैसा, और अगेन 1 कप चाय का सेलिंग प्राइस था 10 रुपए। इसको अगर कैलकुलेट किया तो ये आ गया 5.8/10। 5.8/10 का मतलब क्या है मालूम? अगर 10 कप चाय बेचोगे, अगर 10 कप चाय बेचोगे, अगर 10 कप चाय बेचोगे तो 5.8 कप का पूरा पैसा ये तुम्हारे प्रॉफिट में चला जाएगा। नहीं समझे यार? कुछ नहीं समझे। अब कहने का मतलब है, अगर कोई सामान तुमको 5 रुपए में पड़ा, कोई प्रोडक्ट तुमको खरीदी 5 रुपए की पड़ी, बनवाई 5 रुपए की पड़ी, और तुमने उसको 20 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए का सामान तुम 20 रुपए में बेच रहे हो, तो 20 और 5 का डिफरेंस 15/20। तो कहने का मतलब है 15/20 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। अगर 5 रुपए का सामान 20 रुपए में बेच रहे हो, तो उस सामान का जब तुम 20 यूनिट बेच दोगे, 20 यूनिट्स, 20 वॉल्यूम बेच दोगे, तो 20 में से 15 का जो पूरा का पूरा पैसा है वो कहां चला गया? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट में। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यस सर। तो ये सब बिजनेस टर्म्स हैं, स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, और कुछ नहीं है। समझ गए ना? कोई पूछ दे बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, तो बोले सर 3/4 है। 4 माल, 4 क्वांटिटी बेचते हैं, 4 कप बेचते हैं, 3 पे 3 का पैसा हमको मिल जाता है पूरा। ठीक है ना? समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको।
अब हम लोग धड़ा क्वेश्चन करेंगे और ब्रेक इवन एनालिसिस का समापन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, अ कंपनी is manufacturing a product, मैं नहीं लिख रहा, आप ही लोग लिखिए, ठीक है। A company is manufacturing a product sold at rupees 10.5 per unit. A company is manufacturing a product sold at rupees 10.5 per unit. Full stop. Fixed cost is rupees 50,000. Fixed cost is rupees 50,000. Fixed cost is rupees 50,000. And the variable cost is 6.5 rupees per unit. And the variable cost is 6.5 rupees per unit. Determine the number of units. Determine the number of units. Determine the number of units the company should sell. Determine the number of units the company should sell to obtain break-even point. Determine the number of units the company should sell to obtain break-even point. Full stop. What will be the profit of the company? What will be the profit of the company? What will be the profit of the company? If the actual sales of the company, if the actual sales of the company is 20,000 units, if the actual sales of the company is 20,000 units, full stop. If company wants to increase the market share, if company wants to increase the market share, if company wants to increase the market share, hence planning to reduce the selling price, hence planning to reduce the selling price to 9.5 rupees per unit, hence planning to reduce the selling price to 9.5 rupees per unit. सर रिपीट करना एक बार। If the company wants to increase the market share, hence planning to reduce the selling price, hence planning to reduce the selling price to 9.5 rupees per unit, to 9.5 rupees per unit, full stop. Determine the number of units
determine the number of units the company should sell. Determine the number of units the company should sell to obtain same profit. To obtain same profit and also calculate the change in margin of safety, and also calculate the percentage change, and also calculate the percentage change, and also calculate the percentage change in margin of safety, and also calculate the percentage change in margin of safety. चलिए बनाइए जल्दी से क्वेश्चन को। सभी का नोट हो गया ना? हेलो हेलो, सभी का नोट हो गया? सर Yes, रिपीट sir. कीजिए एक बार, जल्दी हैं? जल्दी जल्दी से रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, कर देता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। क्या है, मैंने क्वेश्चन बंद कर दिया था, एक सेकेंड में ओपन कर दूंगा। हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट sold at rupees 10.5 per unit, 10.5 rupees per unit. The fixed cost is rupees 50,000 and the variable cost is rupees 6.5 per unit. Determine the number of units the company should sell in order to obtain the break-even point. What will be the profit of the company if the actual sales of the company is 20,000 units? If company wants to increase the market share, hence planning to reduce the selling price to 9.5 rupees per unit, determine the number of units the company should sell to obtain the same profit and also calculate the change in margin of safety, percentage change in margin of safety. चलिए बनाइए भाई जल्दी से, है ना? सर सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए कोई हिंट दे दीजिए। हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए कोई हिंट दे दीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का हिंट दे दूं? तो जैसे कि पहला केस है तो उसमें वो आके कहते हैं ब्रेक इवन आ गया 12,500 हाँ
प्रॉफिट निकल आएगा इससे ही 20,000 यूनिट के लिए। जब अब थर्ड, तो इसके लिए सर हमें पहले वाले केस में वो निकालना पड़ेगा ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, फिर तो हम परसेंटेज से नहीं निकाल पाएंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट? एक्चुअल सेल मतलब 20,000 से जितना पैसा आया ठीक है। माइनस 12,000 से जितना पैसा आया। अच्छा।
बन गया क्या? यस सर। कर रहे हैं सर। बस ऑलमोस्ट बन गया सर। कर लो। यस सर। take your time, take your time. ऑरेंज पाइप को अब इसे थोड़ा माइक बंद करते हैं। हो गया सर। तो जाने थोड़ा बाकी लोगों को भी एक दो मिनट और देते हैं। ओके सर। बना सबका क्वेश्चन? हाँ भाई, हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ सर। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट सोल्ड एट ₹10.5 पर यूनिट। कहने का मतलब है, दे दिया है कि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ये ₹10.5 पर यूनिट है। द फिक्स कॉस्ट दे दिया है 50,000। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, स्मॉल वी दिया है ₹6.5 पर यूनिट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स द कंपनी शुड सेल टू ऑब्टेन ब्रेक इवन। ब्रेक इवन निकालने के लिए जितना आपको मसाला चाहिए सब दे दिया भैया, है ना। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ब्रेक इवन पे रेवेन्यू बराबर हो जाता है टोटल कॉस्ट। तो रेवेन्यू मेरा आ जाएगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू। टोटल कॉस्ट हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
तो 10.5 इंटू क्यू बराबर 50,000 प्लस 6.5 इंटू क्यू, सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग क्यू आ गया 12,500 यूनिट्स, 12,500 यूनिट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कंपनी जब तक इस पैरामीटर्स पे 10.5 रुपए एक को बेच के लेते हुए 6.5 वेरिएबल और 50,000 फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे जब तक कंपनी 12,500 यूनिट सेल नहीं करेगी तब तक कंपनी को किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद बोलता है व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ द एक्चुअल सेल इज 20,000 यूनिट। अब 12,500 यूनिट पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कह रहा है 20,000 यूनिट, तो डेफिनेटली 20,000 अपना 12,500 से तो ज्यादा है, तो 20,000 यूनिट पे अपन प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मेरा रेवेन्यू आ जाएगा 10.5 रुपए के हिसाब से 20,000 यूनिट बेच रहा हूँ। टोटल कॉस्ट मेरा है फिक्स कॉस्ट 50,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 6.5 इंटू 20,000 प्लस रेवेन्यू के बाद खर्चा काट के जो भी बचेगा यही मेरा है प्रॉफिट। तो ऑन सॉल्विंग कितना आ रहा है, किसी ने निकाला क्या? जल्दी बोलो यार। हेलो 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 हेलो, किसी ने निकाला क्या? अबे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। कितना आ रहा है प्रॉफिट? $30,000 आ रहा है, चेक कर लो। क्या किसी ने नहीं बनाया क्या? सर बनाया है सर। तो मैंने 50,000 की 30,000 ही है। 15,000 ले लिया। सर प्रॉफिट तो 30,000 है सर, हैं? प्रॉफिट तो 30,000 आ रहा है। 30,000 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, 30,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का। ठीक है, अगर कंपनी 20,000 यूनिट सेल कर रहा है, 12,500 ब्रेक इवन है, यहाँ तक 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं है। लिख देता हूँ प्रॉफिट 12,500 की जगह जब 20,000 बेचा तो कंपनी का प्रॉफिट 30,000 रुपए। अभिषेक तुम बोलते समय माइक चालू किया कर, बहुत एक्सटर्नल नॉइज जा रहा है। अच्छा, इसके बाद सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कहता है कि इफ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, if the company wants to increase the market share, hence planning to reduce the selling price to 9.5 rupees per unit। क्या होता है मार्केट शेयर, कभी सुने हो ये? हाँ सर, कितना कितना आपका हिस्सा बेच रहे हो आप टोटल, मतलब अगर मान लो 100 किलो चाय बेच रही है तो आपका कितना हिस्सा है? वेरी गुड वेरी गुड। इसको आम भाषा में समझते हैं, ठीक है? जैसे देखो, मान लो ऐसा बोलते हैं, ऐसा फैक्ट है कि जो मारुति सुजुकी कंपनी है ना, मारुति सुजुकी जो कंपनी है, मारुति सुजुकी कंपनी का इंडियन 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, इंडियन 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट मतलब कार, पैसेंजर व्हीकल मतलब कार, 4 चक्का पैसेंजर कैरी करने वाला वाहन मतलब कार। ठीक है, तो इंडिया में जो 4 पहिया वाहन का मार्केट है पैसेंजर का, नॉट कमर्शियल, ठीक है ना, उसमें मारुति सुजुकी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 55 to 56% के बीच में वेरी करता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर इंडिया में 100 कार बिकती है, 100 पैसेंजर कार बिकती है, तो उसमें से हर 55 से 56 गाड़ी, 100 कार अगर इंडिया में बिकती है तो 55 से 56 गाड़ी कौन बेचता है? मारुति सुजुकी। ठीक है, तो मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई सामान मार्केट में उसको n नंबर ऑफ लोग बेच सकते हैं,
अगर वो टोटल मार्केट में 100 यूनिट बिकता है और उस 100 में से आप 55-56 बेच देते हो, तो मतलब क्या है कि आपका जो मार्केट शेयर है वो 55 से 56% का है। टोटल सेल्स में आपका सेल कितना है उस प्रोडक्ट का, दैट इज योर मार्केट शेयर। मार्केट शेयर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनियां जो है सबसे ज्यादा टारगेट इसी चीज को करती है, क्योंकि अगर आपका मार्केट शेयर अच्छा है, हाई है, तो आपका प्रॉफिट हाई है, आपका सेल्स तो हाई है ही, आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। क्यों ऐसा? देखो, मारुति जो है वो जितनी ज्यादा गाड़ियां बेचेगा, सबसे पहले तो उन गाड़ियों को बेच के पैसा कमाएगा। दूसरा, मारुति जितनी गाड़ी बेचेगा उतनी गाड़ियां जो है वो रिपेयर भी होंगी, सर्विस भी होंगी, उतनी गाड़ियां एक्सीडेंटल क्लेम इंश्योरेंस में भी आएंगी। उस पे मारुति अपने स्पेयर्स, पार्ट्स, लेबर वेबर सब कुछ बेच के और पैसा बनाएगा। मारुति की जितनी गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही होंगी, मारुति की गाड़ियों का क्या बोलते हैं उसको वे, आफ्टर मार्केट रीसेल वैल्यू, जब आप मारुति की कार खरीदते हो, आप पता चलता है 5 लाख रुपए देके नई कार ले आए, 4 साल बाद 5 साल बाद मारुति की कार बेचोगे, आपको 3 लाख 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा। वही अगर आप फोर्ड या फिर किसी दूसरी कंपनी का अगर आप निसान का कार खरीद लोगे, तो पता चला कि 5 लाख की गाड़ी खरीदे थे, 2 साल के बाद तुमको कोई 1 लाख रुपए नहीं देगा। तो मार्केट शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट शेयर मेक श्योर कि आपका बिजनेस जो है वो मूविंग है, रोलिंग है, आपका पैसा रोल हो रहा है, आप हर जगह पे कुछ कुछ मार्जिन रखते हुए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? कॉम्पैक्ट एसयूवी क्या होता है जानते हो? हाँ, डस्टर टाइप। हाँ, सुनो सुनो, ये जो टर्म है कॉम्पैक्ट एसयूवी, ये 2006 के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पूरी दुनिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी नाम की कोई चीज नहीं होती। एसयूवी होती थी, एसयूवी पीपल न्यू कि एसयूवी मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ऊंची वाली, बड़े चक्के वाली, जो धड़ाधड़ निकलती है, बड़ी सी होती है, महंगी होती है। टाटा सफारी, टाटा सुमो, 2006 से पहले यही सब चलता था, बोलेरो। फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड कंपनी ना इंडिया में 97 में आया था, 1997। और कंपनी जो है इंडिया में 2003 में अपना बिजनेस बंद कर दिया था। 3-4 कार कंपनी लेकर आया था, कारें बिकती भी थी, ठीक है, बट कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, अपने बिजनेस को ध्यान नहीं दिया इंडिया में, क्योंकि फोर्ड ने ना बहुत बिजनेस फैला लिया था। अमेरिका में एक कंपनी दबा के पैसा कमा रही थी, इसने दुनिया भर में 50-60 कार कंपनी खरीद लिया था। एक कहानी वो भी सुने होंगे कि टाटा वाला भी जो है, रतन टाटा जो है, वो फोर्ड कंपनी को टाटा मोटर्स बेचने गया था, तब फोर्ड वालों ने मजाक उड़ा के भगा दिया था, है ना। बाद में टाटा ने फोर्ड से ही जैगुआर लैंड रोवर खरीद लिया जब फोर्ड का बिजनेस खराब हो गया, तो बदला लेने के लिए। ऐसी कुछ कुछ कहानी है। तो फोर्ड कंपनी क्या है, इतना ज्यादा बिजनेस फैला लिया था दुनिया भर में कि कहीं पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैनेजमेंट कमजोर हो गया था, कंपनी को नुकसान होने लगा था। 97 में इंडियन मार्केट में आने के बाद 2003 में, इस दौरान कंपनी ने अच्छा बिजनेस भी किया, काफी कारें बेची, लेकिन कंपनी ने अपना बिजनेस यहाँ पे होल्ड कर दिया। इसके बाद फोर्ड ने अपनी बहुत सारी छोटी छोटी कार कंपनियां जो उसने खरीद रखी थी अलग अलग दुनिया भर में, तो जगह जगह बेचना चालू किया, काफी सारा पैसा बटोरा, और बटोरने के बाद डिसाइड किया कि भैया हम लोग अब अच्छे से बिजनेस करेंगे, फोर्ड पे ध्यान देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंडियन मार्केट में एक सर्वे करवाया, सर्वे के तहत इन्होंने ये पता लगाया कि भैया इंडियन कस्टमर को चाहिए क्या, क्या चाहता है आखिर एक इंडियन कस्टमर कार के रेस्पेक्ट में। इनको ये बात समझ में आई, सर्वे से ये पता चला कि इंडिया में लोगों को एक ऐसी कार चाहिए जिसका भैया ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा हो, कार ऊंची होनी चाहिए, गड्ढे वड्ढे से बड़े राम 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 निकल जाए, टायर वगैरह सस्पेंशन वगैरह मजबूत हो।
इसके बाद गाड़ी में डिक्की में कुछ सामान रखने की जगह हो, डिक्की में लोग भी बैठ सके चाहे तो जरूरत पड़ने पे, और गाड़ी में 4 5 6 आदमी ठूस ठूस के बैठाए जा सके। एसी होना चाहिए। दीज वेर द रिक्वायरमेंट्स। और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो थी इंडियन कस्टमर की वो कि भैया कार जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए। फोर्ड कंपनी ने क्या किया, इन सारी बातों पर ध्यान दिया। उसने इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी नियम कानून है उसको अच्छे से एकदम क्रॉस चेक किया। सुनते चलना। फोर्ड कंपनी को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। इंडिया में जो कारों में टैक्स लगता है वो दुनिया भर में कारों पे लगने वाले टैक्स से थोड़ा डिफरेंट था। इंडिया में अगर आपके पास कोई एक ऐसी कार है जिसका लेंथ 3500 mm, बम्पर टू बम्पर लेंथ, बम्पर टू बम्पर का मतलब क्या होता है, सामने वाला बम्पर से लेके पीछे वाले बम्पर तक नापूंगा, और अगर 3500 mm यानी कि लगभग 3.5 मीटर अगर बम्पर से बम्पर नापने पे कार की लेंथ 3.5 मीटर है तो उस पे मान लो एक एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है। अगर उस कार का लेंथ 3500 से 4000 mm है, 3500 से ऊपर है 4000 से नीचे है, तो उस पे एक वाई लगता है जो कि एक्स से बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज लाइक 1.15 टाइम्स ऑफ एक्स। लेकिन अगर कार का लेंथ 4000 से 5000 के बीच है तो उस कार पे एकदम से एक्स का 2.8 टाइम्स टैक्स लगता है, जिस वजह से कार की कीमत जो है टैक्स लगने के बाद बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो 3500 mm या उससे कम है ना, इसमें आता है आपका आल्टो, वैगनार, i10, और समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, सेंट्रो, ये सब इस कैटेगरी में आता है। और ये जो 4000 से 5000 mm है इसमें आता है आपका होंडा सिटी, सियाज, और लंबी गाड़ी बताओ, क्रेटा, है ना। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो 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 हेलो। आ रही। यस सर। तो इसमें ये गाड़ियां आती हैं। कंपनी ने क्या किया, फोर्ड कंपनी ने क्या किया, फोर्ड कंपनी ने सन 2006 में एक कार उतारी। उस कार का नाम था इको स्पोर्ट। देखे हो ना कार, बहुत पॉपुलर है वे, देखे होगे। हेलो, देखे हो ना, बोलते रहा करो भाई, बीच बीच में लगता है कि कोई सुन रहा है। यस सर। तो कंपनी ने एक कार लॉन्च किया इको स्पोर्ट। इंडियन कस्टमर को जो चाहिए था सब दिया, ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया, ऊंचाई भी दिया, सड़क से चक्के बड़े दे दिए, कंपनी ने सस्पेंशन अच्छा बनाया, कंपनी ने अंदर में 5 लोगों के बैठने की जगह बनाई, डिक्की भी दिया। लेकिन कंपनी ने दाम कम रखने के लिए क्या किया कि उस कार का जो डायमेंशन था उसको रखा 3999 मिलीमीटर। बड़ा तो बनाना था, दुनिया भर में ये वाला टैक्स स्लैब है ही नहीं, किसी और देश में जाओगे ये टैक्स स्लैब नहीं मिलेगा, इंडिया में ही है। इंडिया के टैक्स स्लैब के हिसाब से इंडिया के लिए कार बनाई, 3999 मिलीमीटर, टैक्स में पैसा बचा लिया। और टैक्स में पैसा बचा के याद है मेरे को कि इस कार की कीमत रखी थी मात्र 6 लाख रुपए उस समय में। आज तो 10 लाख रुपए के आसपास हो गई है। कंपनी ने 2006 में इको स्पोर्ट निकाला, कस्टमर्स को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, फोर्ड हर महीने लगभग 10,000 से 12,000 इको स्पोर्ट बेचने लगा। इंडिया में किसी और कंपनी के पास ऐसी कोई कार थी ही नहीं। 2006 से लेकर 2011 तक मार्केट में इको स्पोर्ट का कोई कंपटीशन ही नहीं। 5 साल तक कंपनी जो है दबा के पैसा पीटा, इंडिया में पूरा अपना बिजनेस फिर से सेटअप कर दिया। लेकिन दूसरी कंपनियों को ये समझ में आ गया था कि भैया फोर्ड जो है यहाँ पे मलाई सूत रहा है, पैसा कमा रहा है। उन्होंने अपना अपना R&D चालू कर दिया था।
देख लिया कि इको स्पोर्ट में क्या है और उसके हिसाब से अपनी अपनी गाड़ी सबने बनाना चालू कर दी। इसके बाद सन 2012 में आईपीएल के दौरान लॉन्च हुई मारुति विटारा ब्रेजा। मारुति विटारा ब्रेजा, मारुति ने विटारा ब्रेजा का दाम इको स्पोर्ट से 15,000 रुपए कम रखा और हर महीने में इको स्पोर्ट से ज्यादा देने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ पता है? जब मारुति विटारा ब्रेजा लॉन्च हुई, मारुति विटारा ब्रेजा का मंथली सेल 15,000, इको स्पोर्ट का सेल 10,000 से घट के 4,000। ये है मारुति का ब्रांड पावर। मतलब क्या है कि मारुति ने कम दाम में कार बेचना चालू किया। जो माल 6 लाख का बिक रहा था, मारुति 5,80,000 में देने लगा। उससे अच्छा माल। फायदा क्या हुआ? मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेल था उसका मेजॉरिटी शेयर मार्केट का मारुति को मिल गया। इसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी कार उतारी। टाटा ने नेक्सॉन उतारी, हुंडई ने वेन्यू उतारी, महिंद्रा ने टीयूवी, एक्सयूवी, फलाना फलाना उतारी, लेकिन कोई भी मारुति को टक्कर नहीं दे पाया, आज भी नहीं दे पा रहा है। समझाना मैं ये चाहता हूं कि मार्केट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा आपसे डिस्कस इसलिए कर लिया क्योंकि कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने नहीं होते हैं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो उस समय हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि कंपनी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए जिस प्रोडक्ट को पहले 10.5 रुपए में बेच रही थी, कंपनी जिस प्रोडक्ट को पहले 10.5 रुपए में एक बेच रही थी, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, उस प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने के लिए उसने उसका दाम 1 रुपए घटा दिया। 9.5। अरे कौन है भाई? माइक बंद रखो। $10.5 की जगह दाम 9.5 रुपए कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा पता है? मेरा जो ब्रेक इवन कैलकुलेशन था वो 10.5 के हिसाब से था। अगर ये 9.5 हो गया तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो जाएगा। समझना ना मेरी बात को। मैं अगर ऐसा बनाता हूं, ये मेरा टोटल कॉस्ट है, सॉरी रेवेन्यू है, ये मेरा टोटल कॉस्ट है, ये यहाँ पे 12,500 पे मीट कर रहा था। अगर मैं अपना रेवेन्यू का स्लोप कम कर दूंगा, ये 10.5 रुपए का स्लोप था, ये 9.5 रुपए का स्लोप है, लिख देता हूँ 10.5 रुपए 9.5 रुपए। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपका ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। आपको पहले से ज्यादा माल बेचना पड़ेगा ताकि आप 0 प्रॉफिट पे आ सको। तो ब्रेक इवन का कैलकुलेशन करता हूँ पहले। ब्रेक इवन का कैलकुलेशन हो जाएगा 9.5 रुपए इंटू क्यू, ये हो गया मेरा रेवेन्यू। रेवेन्यू बराबर फिक्स कॉस्ट 50,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 6.5 रुपए और प्रॉफिट तो 0 है। यहाँ से क्यू कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 16,666.66 16,666.66 यूनिट्स। यस सर। जहां पर पहले मैं 12,500 यूनिट बेच के 0 प्रॉफिट पे आ जा रहा था, अब मेरे को 16,666.66 यूनिट बेचना पड़ रहा है ताकि 0 प्रॉफिट हो सके। इसके बाद बोलता है कि कंपनी को मेरे को बताओ कि कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट का सेल करना पड़ेगा अगर वो सेम प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो कंपनी 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था 20,000 बेच के। अब डेफिनेटली 20,000 बेचने से तो 30,000 का प्रॉफिट आएगा नहीं। 30 रुपए का कटौती कर दिया है तो सर इसमें 10,000 यूनिट और जुड़ जाएंगे तो 26,666। चलो कैलकुलेट ही कर देते हैं। तो भैया 9.5 रुपए के हिसाब से लेट्स से कि क्यू डैश क्वांटिटी सेल करूंगा, 50,000 तो फिक्स खर्चा है, 6.5 वेरिएबल खर्चा है क्यू डैश क्वांटिटी पे, और प्रॉफिट कमाना है 30,000 रुपए।
ठीक है, तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा, तो किसी ने अभी बताया मेरे को 26,666.66 यूनिट्स। तो जहां पर पहले 20,000 यूनिट सेल करके काम कर रहा था, अभी मेरे को इतना यूनिट सेल करना पड़ेगा इतना प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, लास्ट में बोलता है क्वेश्चन में कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो परसेंटेज चेंज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल कितना हुआ है भाई? 20,000। एक्चुअल सेल 20,000 यूनिट है और ब्रेक इवन सेल था 12,500 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल। ये कितना आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? हेलो हेलो 13.4%, अबे गलत 37.50, 37.5%। ये तब था जब मैं 20,000 बेच रहा था, 12.5 ब्रेक इवन था। लेकिन अब मैं 26,000 बेच रहा हूं और 16,000 लगभग मेरा ब्रेक इवन है। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेक करता हूं चेंज होता है कि नहीं। तो परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 26,666 माइनस 16,666.66 बाई 26,666.66। कितना आ रहा है बोल भाई? बोल भाई कितना आ रहा है? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, कैलकुलेटर दबाओ फटाफट फटाफट फटाफट। 37.4%। लगभग वही 37.5% ही आ रहा है। यस सर। तो देखो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो परसेंटेज चेंज है वो कितना हुआ? अबे पहले भी 37.5 था, अभी भी 37.5 था। तो भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कोई चेंज नहीं आया। नो चेंज इन परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? हेलो यस सर, आ गई। यस सर। तो चलिए बेटा सुनिए, चलिए एक धांसू क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, धांसू क्वेश्चन लिखने से पहले आपको कुछ धांसू चीज बतानी पड़ेगी यार, कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है क्या? किसी का कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिए आगे बढ़ता हूं, है ना। ये जो ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट है ना, इसका एक और एप्लीकेशन है, एक और यूज है। आओ उसको भी देख लेते हैं। सपोज करो, क्या एग्जांपल लें, चलो कार वार का ही ले लेते हैं। सपोज करो आप लोग कार खरीदने गए, ठीक है। कौन सी कार खरीदना चाहते हो? बोलो। मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज। सुनो, अबे ऐसा कार का बात कर जिसके बारे में मेरे को भी कुछ पता हो। सर वो ले लो सर, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर ले लें? चलो सिंपल रखते हैं ना भाई। मान लो होंडा सिटी खरीदने गए, चलो ठीक है। तो मान लो कि आप लोग सब लोग होंडा सिटी खरीदने गए। अब आपने होंडा सिटी खरीदने गए, आपने वहां के सेल्समैन से कहा कि भैया कार के बारे में कुछ बताइए ना, डिटेल्स दीजिए, स्पेसिफिकेशंस बताइए, दाम वाम बताइए। खरीदने का मन बनाए हैं, अच्छी लगती है दिखने में होंडा सिटी। उसने बताया सर होंडा सिटी ना 3 मॉडल में आती है। सबसे पहला एक पेट्रोल मॉडल आता है, पेट्रोल इंजन वाला मॉडल आता है। पेट्रोल इंजन वाली जो होंडा सिटी है सर, ये आपकी 10 लाख रुपए की है। 10 लाख रुपए इसकी कीमत है। पेट्रोल वाली जो होंडा सिटी है, ये 1 लीटर पेट्रोल पे 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। 1 लीटर तेल डलाओगे तो 15 किलोमीटर चलेगी। पेट्रोल की कीमत लगभग कितनी चल रही है? 75? 88 सर। कहाँ रहते हो बे? ग्वालियर में। 88 है सर।
90 रुपए है, कैलकुलेशन की ईज के लिए 90 ले लो। 90 रुपए चल रही है पेट्रोल की कीमत। 1 लीटर पेट्रोल में होंडा सिटी 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। आपने बोला अच्छा, और बताओ। उसने बोला सर एक डीजल मॉडल आता है। डीजल मॉडल आता है। डीजल मॉडल ना सर 1.5 लाख रुपए महंगा है, 11,50,000 रुपए का। जनरली ऐसा ही होता है, कार खरीदने जाओगे ना डीजल वाला इंजन पेट्रोल इंजन से 1.5 लाख रुपए महंगा होता है। उसने बोला सर लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 लीटर डीजल पे ये 25 किलोमीटर का माइलेज देती है, और डीजल की कीमत आपको तो पता ही है 75 रुपए चल रही है। इसके बाद उसने बोला सर एक ऑप्शन और है, होंडा सिटी का ना एक हाइब्रिड मॉडल आता है, वो पेट्रोल और बैटरी वाला, पेट्रोल प्लस बैटरी वाला, सोफिस्टिकेटेड, एकदम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। बट सर ये वाला मॉडल थोड़ा महंगा है, ये 13 लाख रुपए का है। टेक्नोलॉजी महंगी है सर, लेकिन मजेदार बात यह है कि 1 लीटर पेट्रोल डलाओगे तो बैटरी के साथ टेक्नोलॉजी जो है वो मिक्सअप है, तो करके 1 लीटर पेट्रोल पे ये वाली गाड़ी तो 30 किलोमीटर चल देती है। नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से डबल का एवरेज निकालती है। पेट्रोल की कीमत तो आपको पता ही है 90 रुपए। अब उसने तो बता दिया ये सब बातें, आपको होंडा सिटी खरीदनी है, आपने जुगाड़ एस्टिमेट बैठाया, आपने ध्यान लगाया, आपको आपको समझ में ये आ गया कि भाई मैं एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा। 100 किलोमीटर मैक्सिमम डेली। थोड़ा मार्केट गया, थोड़ा इधर गया, इधर उधर करते करते 70 80 100 किलोमीटर डेली हो जाएगा। 3000 किलोमीटर मैं मंथली चलाऊंगा। आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि आपने होंडा सिटी खरीदनी है, 3000 मंथली चलानी है, और आप जो है बड़े शौकिया आदमी हैं। हर 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर हर दिवाली कार बदल देते हैं, हर साल नई कार खरीदते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि आप जो है 1 साल के लिए ही कार खरीद रहे हैं। 1 year is going to be the duration for which you are going to keep this Honda City, and in that 1 year duration you are going to travel 3000 kilometer average per month। आपको ये सारा का सारा डेटा दे दिया गया है, आपको ये सब जानकारी दे दी गई है। 1 साल के लिए 30,000 किलोमीटर आपको टोटल 3000 किलोमीटर पर मंथ की रनिंग के हिसाब से। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तीनों में से कौन सी कार खरीदोगे? होंडा सिटी सारी सेम है, सब में अंदर में टच स्क्रीन है, एसी है, लेदर सीट है, सनरूफ सब दे दिया है। फर्क सिर्फ इंजन का है। सवाल ये है कि आप हाइब्रिड 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 हाँ भाई, और किसी का कोई जवाब? हेलो हेलो हेलो। अरे मेरे भाई देखो जरा समझो, पेट्रोल वाली गाड़ी 10 लाख रुपए की है। ये 10 लाख रुपए कैसा खर्चा है? फिक्स्ड, अबे फिक्स कॉस्ट है, 10 फिक्स्ड लाख कॉस्ट है। मार के निकाल के देना है। यस सर। इसके बाद अगर गाड़ी खरीदी है, गाड़ी चलाओगे और 1 साल में कितना किलोमीटर चलाओगे? 36,000 किलोमीटर चलाओगे बे। पेट्रोल वाली गाड़ी 15 किलोमीटर जाती है 90 रुपए में, मतलब 1 किलोमीटर जाने में कितना रुपया खर्च ले रही है? हेलो,
यस सर। 6 रुपया बे, 6 रुपया 1 किलोमीटर जाने का, 6 रुपया। तो 6 रुपया साल भर में 36,000 जाओगे, 36,000 किलोमीटर। पेट्रोल गाड़ी लोगे तो आपका टोटल खर्चा कितना आ गया? 10 लाख प्लस 36 इंटू 6, बोलो ना यार, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 216। 216 मतलब टोटल खर्चा आ गया 12,16,000 रुपया। अबे बोलना यार। यस सर। डीजल गाड़ी का देखूं तो मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा 11,50,000 रुपए की गाड़ी, 75 रुपए में 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जा रही है 3 रुपए में। 3। तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 36,000, कितना हो गया जल्दी बताओ बे टोटल। हेलो 11,23,000। चल बे। अरे सर 1 सेकंड सर। 116 हो गया ना। हो जाएगा 100 12,25,008। अरे क्या बोल रहा हूँ, 12,58,000। 12,66,000 आ रहा है मेरा। अच्छा अच्छा। 666 नहीं सॉरी। सर नहीं आएगा सर, वो 12 लाख का आएगा, 12 लाख। सब 15 और 8 नहीं 12,58,000। समझ रहे हो मेरी बात को? हेलो समझ रहे हो मेरी बात को? यस यस सर। सर। अबे तो अगर साल भर की रनिंग अगर 36,000 है, एक साल में कार बेच देनी है, तो भैया पेट्रोल मॉडल जो है आपको डीजल से ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यस सर। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। गाड़ी में अगर फीचर सेम है, लुक सेम है, तुमको फीचर लुक से मतलब है, कोई तुमको चूतिया बना रहा है कि एवरेज सर इसका तो 15 किलोमीटर पर लीटर है, इसका तो 25 है, आप इसको डीजल ले लो, डीजल सस्ता है। तो तुम पढ़े लिखे इंजीनियर हो, तुमको अगर साल में 36,000 ही चलाना है, 36,000 किलोमीटर एक साल में बहुत होता है बे। तो डेफिनेटली पेट्रोल गाड़ी लेने का फायदा है, डीजल गाड़ी महंगी पड़ जाएगी। यस सर। और Yes, sir. हाइब्रिड तो चेक ही नहीं करना है, हाइब्रिड तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही 1 लाख से ज्यादा आ रहा है। 12,16,000 है, ये तो पहले से ही 13 लाख पे चली गई है। यस सर। मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है, अगर आप एकदम गजब बिजनेसमैन हैं, आपका साल का रनिंग 1 लाख किलोमीटर है, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले, जगह जगह टूर करेंगे, तीनों में से कौन सी गाड़ी खरीदेंगे जल्दी बताओ। जगह जगह टूर करने वाले हो, साल में 1,00,000 किलोमीटर, कौन सी गाड़ी खरीदोगे? हाइब्रिड होगी सर। अबे चेक करके बता जल्दी से। अच्छा हाँ सर। पेट्रोल वाली 10 लाख प्लस 6 रुपए 1 लाख किलोमीटर, डीजल वाली 11.5 लाख फिक्स प्लस 3 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 1 लाख किलोमीटर, 3 रुपए में 1 किलोमीटर चलेगी। ये वाली भी 3 रुपए में 1 किलोमीटर चल रही है ना? डीजल खरीदेंगे
हाँ भैया, पेट्रोल का कितना आ रहा है? 16 लाख रुपए। डीजल का कितना आ रहा है? 14,50,000। 14,50,000। और ये तो आ गया 16,000 लाख। देखो, अगर किलोमीटर चलना है, आंख बंद करके डीजल गाड़ी लेनी है। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो डीजल ले लीजिए, और अगर आपकी रनिंग कम है तो चुपचाप पेट्रोल गाड़ी लीजिए, फिक्स कॉस्ट कम रखें। हाइब्रिड कौन खरीदेगा? हाइब्रिड कौन खरीदेगा? अब बोलो यार, नहीं पता। हाइब्रिड कौन खरीदेगा? अबे हाइब्रिड खरीदेगा चूतिया, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज। जो हाइब्रिड खरीदेगा वो सबसे बड़ा गधा होगा। अबे हाइब्रिड जो है ये भी 3 रुपए में 1 किलोमीटर चल रही है, डीजल वाली भी 3 रुपए में 1 किलोमीटर चल रही है। तो जो शुरू का मैं 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस पे कर रहा हूं उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ शोबाजी, टेक्नोलॉजी का फालतू पैसा फेंक रहा हूं। हाइब्रिड वाली गाड़ी कभी भी डीजल वाली गाड़ी से ज्यादा इकोनॉमिकल हो ही नहीं सकती। यस सर। समझे मेरी बात को? यस सर। तो कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब क्या है कि भैया डीजल इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑफ द लॉट अगर आपकी रनिंग ज्यादा है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, आप सबको आंसर करना है। कितना किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा? व्हाट शुड बी द रनिंग इन 1 ईयर? एक साल में कितना किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा कि पेट्रोल और डीजल मेरे को बराबर इकोनॉमिकल पड़ेगा? एक साल में कितना किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा कि पेट्रोल डीजल मेरे को बराबर इकोनॉमिकल पड़ेगा? बोलो 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 बोलो। अबे यार, अगर दोनों को बराबर इकोनॉमिकल बनाना है, दोनों की इक्वेशन कंपेयर कर दो। 10 लाख प्लस 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11.5 लाख प्लस 3x। एक्स क्या है? किलोमीटर। पेट्रोल का खर्चा इससे निकलेगा, डीजल का खर्चा इससे निकलेगा। 1.5 लाख। कितना आ रहा है? एक्स कितना आ रहा है जल्दी बता। 1.5 लाख किलोमीटर सर। अरे कहाँ से डिवाइड बाय कहाँ से? 3 हो जाएगा। 50,000। सॉरी 50 है। डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 50,000 किलोमीटर। क्या समझते हो इससे? अबे 50,000 किलोमीटर पे पेट्रोल का जितना खर्चा आएगा उतना ही डीजल का आएगा। अगर मान लो मैं 50,000 किलोमीटर से कम चलाता हूं साल भर में, तो कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, पेट्रोल की डीजल? अबे 50,000 किलोमीटर पेट्रोल। का खर्चा बराबर है। 50,000 किलोमीटर पे दोनों एकदम बराबर कॉस्टिंग दे रहे हैं एक साल पे। 50,000 किलोमीटर से कम चलाऊंगा तो कौन बेटर है? पेट्रोल। और 50,000 से ज्यादा चलाऊंगा तो कौन बेटर है? डीजल। अबे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। 50,000 किलोमीटर पे दोनों का हिसाब किताब बराबर है, मतलब 50,000 किलोमीटर दोनों के लिए कौन सा पॉइंट हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट। 50,000 किलोमीटर डीजल और पेट्रोल का ब्रेक इवन पॉइंट है। 50,000 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग है ईयरली तो चुपचाप डीजल ले लो। हाइब्रिड का सोचना नहीं मत, हाइब्रिड इकोनॉमिकल नहीं है। और अगर 50,000 किलोमीटर से कम रनिंग है एक साल की तो क्या ले लो बे? पेट्रोल। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के लिए भी यूज में आता है। इसको एक ठोक जल्दी से ग्राफ से भी दिखा देता हूं। अगर मैं ग्राफ खींचूंगा, मान लो यहां पर मैं रखता हूं किलोमीटर, यहां पर मैं रखता हूं कॉस्ट, तो पेट्रोल वाली गाड़ी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि भैया 10 लाख रुपए तो इसका फिक्स था,
प्लस 6 रुपए के हिसाब से 1 किलोमीटर चल रही थी, पेट्रोल P लिख देता हूं। डीजल वाली का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि 11.5 लाख की तो पड़ रही थी, फिक्स कॉस्ट ज्यादा था। देखो इसका फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, पेट्रोल का फिक्स कॉस्ट 10.5 लाख, डीजल का फिक्स कॉस्ट 11.5 लाख। दिस इज द फिक्स कॉस्ट ऑफ डीजल, 11.5 लाख, लेकिन 1 किलोमीटर 3 रुपए में जा रही थी। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है, सुनो बे सुनो, दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये 50,000 किलोमीटर पे हुआ था। कंपेयर करने को किए थे ना बे कंपेयर। यस सर। तो देखो 50,000 किलोमीटर पे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, दोनों का कॉस्टिंग सेम। लेकिन अगर 50,000 से कम कर दिया, 50,000 से कम कर दिया, तो देख पेट्रोल का जो कॉस्टिंग है वो कम आ रहा है, डीजल का कॉस्टिंग ज्यादा आ रहा है। दिस इज डीजल, दिस इज पेट्रोल। और अगर 50,000 से ज्यादा कर दिया ना, तो डीजल का कॉस्टिंग कम आ रहा है। देखो बे, डी फॉर डीजल, डीजल का कॉस्टिंग कम आ रहा है, पेट्रोल का कॉस्टिंग ज्यादा आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस जी सर। सर। तो इस तरीके से ग्राफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। कई बार गेट के एग्जाम में इस टाइप का ग्राफिकल क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। टाइम कितना हो गया भाई? टाइम हो गया है 9:35, 9:35 हो गया है। आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो अगला क्वेश्चन कराना है उसमें मेरे को कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए। सर क्वेश्चन दे दो, हम लोग ट्राई करके देख लेंगे। हाँ ये अच्छा बोला यार, ये अच्छा बोला। क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, लिखिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। इन अ कंपनी there are 4 machines, comma, in a company there are 4 machines. The setup time and the time required to produce. अबे ये क्वेश्चन रहने दो यार, तुम लोग अभी ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। मेरे को एक चीज समझानी पड़ेगी, उसमें समय लगेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना? सो आई एम स्टॉपिंग टुडेज क्लास एट दिस मोमेंट। आप लोगों का अगर कोई भी डाउट वगैरह या कुछ भी है तो अभी पूछ लो, वी हैव टाइम। इसके पिछले वाले टॉपिक, हेलो हेलो सर। हाँ यस सर। सर जो EOQ में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल था सर, वो रह गया था। अरे वो भी करा लेंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हैं? यस सर, उसके क्वेश्चन आ रहे थे तो वो लीव करने पड़ रहे थे। वो तो आएंगे ही ना, वो तो आएंगे। यस कल उसको कल उसको Okay. ब्रेक में क्वेश्चन के बाद करा के खत्म कर दूंगा, ठीक है? परसों से नया टॉपिक चालू भी कर देंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं। यस सर। सर दिवाली है सर। अरे ठीक है यार, कल अभी दिवाली में समय है, कल मिलते हैं, परसों छुट्टी ले लेता हूँ, ठीक है?